हाँ जी, देखो संवैधानिक राजतंत्र, कल हमने क्या कर लिया था, क्रांति की शुरुआत की। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या क्या उसके अंदर हुआ, लास्ट में आकर क्या हुआ, राजा मान गया। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा संवैधानिक राजतंत्र। अब संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि राजा तो राज्य करेगा, लेकिन उसमें उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग ही वो अपने राज्य को चला पाएगा। फर्स्ट देख लेते हैं इसका। किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च राजा तो होता है, लेकिन उसकी शक्तियां किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित हो जाती है। मतलब अब वो अपने अकॉर्डिंग रूल नहीं कर सकता, अब उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। वह अपनी मनमानी से राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी मर्जी नहीं चला सकता। राजा को बांधने वाला कानून लिखित या अलिखित हो सकता है। मतलब कानून है, चाहे वो बोल के हो या फिर रिटर्न में हो, लेकिन कानून है जो सबके लिए बराबर है, राजा के लिए भी लागू होते हैं वो। ठीक है, राजा के ऊपर भी लागू होते हैं। संविधान का मसौदा 1791 में पूरा हो गया। मसौदा मतलब कि जो उसका प्रोसेस था वो पूरा हो गया। ठीक है, मसौदा मतलब जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया, लिखकर तैयार हो गया। ठीक है, सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया गया। अब देखो विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका और, चलो देखते हैं। विधायिका होती है जो कानून बनाते हैं। क्या करते हैं विधायिका, क्या करते हैं, कानून बनाती है। क्या करती है, कानून बनाती है। इसको लिख लो, विधायिका होती है जो कानून बना रहा है। कार्यपालिका होता है जो कानून को लागू करता है। क्या होता है, जो कानून को लागू कर रहा है। और न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका देखो नाम से चल रहा है पता, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि न्याय करना। जो उस कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो उस कानून को नहीं मान रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हो। कौन ले सकता है, न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करते हैं, और न्यायपालिका जो अवहेलना करने वाले को दंडित करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। इनके बीच में बांट दिया गया, किसको, सत्ता को। ठीक है, इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कब बना था संवैधानिक राजतंत्र, 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन मतलब सैलरी, ठीक है, टैक्स के रूप में जमा करते थे। देखो जो लोग महीने में 3 दिन का पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। मतलब उन पुरुषों को सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, 25 वर्ष, देखो सक्रिय नागरिक क्या होता है, सक्रिय नागरिक क्या होता है, सक्रिय नागरिक का मतलब है भाई, जैसे कोई साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा है और उसके बारे में कानून की सारी समझ है। सक्रिय का मतलब क्या होता है, जो साक्षर है, कानून के बारे में पता है उसको। ठीक है, कानून के बारे में उसको ज्ञान है, पढ़ा लिखा इंसान, उसको क्या कहते हैं, सक्रिय नागरिक। ठीक है, तो जो इंसान अपनी सैलरी में से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में देता था और सक्रिय नागरिक था, उसको क्या रखा गया, सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, मतलब उसको क्या माना गया, सक्रिय नागरिक। ठीक है, आगे 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक थे। देखो जो पढ़े लिखे थे, कानून जानते थे, क्या थे, और टैक्स देते थे, मेन चीज अपना 3 दिन का वेतन गवर्नमेंट को देते थे, उनको सक्रिय नागरिक कहा गया। और 25 वर्ष से ज्यादा जिनकी एज होती थी, ठीक है, कितनी एज होती थी, 25 वर्ष से ज्यादा, और पुरुष जो सक्रिय थे वो क्या कर सकते थे, मत यानी कि वोट दे सकते थे। ठीक है, क्या था,
25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे ही पुरुष सक्रिय नागरिक थे। ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक थे। ऐसे पुरुषों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि वोट देने का अधिकार था। अभी क्या है, 18 प्लस होने के बाद कोई भी वोट दे सकता है, लेकिन वहां पे रूल था कि जो इंसान सक्रिय है, ठीक है, जो पुरुष सक्रिय है, सक्रिय मतलब कम से कम 3 दिन का वेतन देता हो और साक्षर हो, कानून के बारे में जानता हो, तो क्या है, सक्रिय। ऐसे पुरुषों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था, सिर्फ वो ही दे सकता था। इस अधिकार से महिलाओं को वंचित रखा गया। क्या, महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, ठीक है, महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। करवा दिया था अभी थोड़ा सा, उससे आगे लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब देखो, महिलाओं को तो अधिकार प्राप्त था ही नहीं, आज तो है, और आज बच्चों को नहीं है। उस टाइम पे बच्चों को तो आज भी नहीं है, वो तो भी नहीं था। लेकिन जो 25 वर्ष से कम के लोग थे उनको भी नहीं था, व्यक्ति थे जो, ठीक है, उन्हें किस में रखा गया, निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में। अब देखो, सक्रिय नागरिक जो 3 दिन का कम से कम वेतन एज अ टैक्स पे करता था, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा था, कानून के बारे में जानता था। उसके ऑपोजिट कौन हो जाएंगे, निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय मतलब जो वेतन टैक्स देता नहीं है इंसान, ठीक है, जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या है, जो कानून वगैरह को नहीं जानता, क्या है, निष्क्रिय नागरिक। तो किसको रखा गया निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में, 30 लाख पुरुषों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को कहाँ रखा गया, निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखा गया। सक्रिय नागरिकों को निर्वाचकों का चुनाव करना था। अब जो पढ़े लिखे थे, वेतन देते थे, वही सिर्फ चुनाव, तो ये गलत बात थी ना, कि वोट सिर्फ वो दे सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, चुनाव में जा सकते हैं, और जो अपना टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वही सिर्फ दे सकते हैं वोट। तो निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से, मतलब हम हैं, हाँ, तो हम में से हमारे में से ही किसी एक बंदे को क्या करना है, मतलब उसको चुनना है कि ये अच्छा है बंदा, ठीक है, ये आदमी अच्छा है, तो ये आदमी अच्छा है, ये कार्यपालिका के बनने के लायक है। तो निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करना होता था, ठीक है, अपने बंदों में से एक बंदे को, 1 को 2 को 4 को, जितने को भी चुनना होता था। राजा और मंत्रियों पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण था, कि नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग ही चलेगा राजा, ठीक है। जो व्यक्ति उच्च करदाता, मतलब जो ज्यादा टैक्स पे करता था, जो उच्च करदाता की श्रेणी में था, वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। मतलब टैक्स ज्यादा पे करो और जाकर असेंबली का मेंबर बन जाओ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, जीवन के अधिकार। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, समानता का अधिकार आदि को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार का दर्जा दिया गया। मतलब जीवन जीने का अधिकार सबको है, आज भी तुम अब आत्महत्या भी नहीं कर सकते, वो भी एक अपराध है। तो जीवन जीने का क्या है, अधिकार सबको है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, हम क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम सुनना चाह रहे हैं, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, उससे किसी को कष्ट ना हो कोई। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई हम सब समान है। देखो जो जॉब्स वगैरह के फॉर्म वगैरह निकलते सब भरते हैं, ठीक है, जिनको पता है जो उसके लिए एलिजिबल है वो सब भरते हैं, वो मतलब समान, वहाँ पे समानता का अधिकार है कि किसी को मना नहीं है कि तुम नहीं भरोगे, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना सब खाते हैं, कोई भूखा नहीं रहता, ठीक है, खाना खाने को सबका अधिकार है। कौन क्या पहनना चाहता है अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, तो क्या है, समानता का अधिकार है। तो क्या किसमें रखा गया, नैसर्गिक या आहरणीय, मतलब इन अधिकारों को तुमसे कोई हर नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ये अधिकार तुम्हारे हैं और तुम अपने अकॉर्डिंग चलो, ये अधिकार तुम्हारे हैं, तुम्हारे को इन अधिकारों को तुम्हारे से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। क्या हो जाएंगे, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब बोलने का, समानता का अधिकार मतलब सब समान है, ठीक है,
लेडीज जो हम यहाँ पे अभी देख लो तुम, आदमी और औरत में कोई फ़र्क ही नहीं है, सब एक समान है। वोट सब देते हैं, जॉब सब कर सकते हैं, घर में सब रह सकते हैं, सब के सब, कोई भी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, फीमेल या मेल, क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी वो कुछ चाहे। ठीक है, तो सबको समान अधिकार दिया गया है और इनको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इनको कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आगे आता है पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्या था, अब वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया था, बदलाव आ गया था। ठीक है, समान अधिकार मिल गए थे। उस समय फ्रांस के अधिकतर लोग क्या थे, अशिक्षित, अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कानून वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जानते तो यहाँ पे भी नहीं है, बहुत सारे लोग कानून के बारे में जानते हैं, सब लोग नहीं जानते कानून के बारे में, थोड़ा बहुत कानून पता है, पूरे कानून के बारे में यहाँ पे किसी को, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उनको कोई भी कुछ भी डरा वरा देता है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको कानून के बारे में पता ही नहीं है कि क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। आगे चलते हैं। इन अधिकारों को समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया, मतलब जैसे टूटी हुई चैन बनाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उनको समझ सके, ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें हमसे समझ सके कि इसका क्या मतलब है, हमें क्या क्या अधिकार दिए गए। आप पढ़ तो सकते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर क्या थे, लोग अशिक्षित थे, तो क्या दिया गया, प्रतीकों का सहारा लिया गया। प्रतीकों का सहारा क्यों लिया गया, ताकि वो आसानी से उनको समझ सके। ठीक है, बाकी का बाद में करते हैं कल। राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये अगली वीडियो में। ठीक है, समझ में आया।